This is lecture number 2 of chemical equilibrium, and in this part first we will study about active mass and then we will study about different equilibrium constant for different types of reaction. तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव मास क्या होता है। मान लीजिए अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, तो इस केमिकल रिएक्शन में जो भी कंपोनेंट है इनका जो भी अमाउंट इस रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है या इनका जो भी अमाउंट इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसी को हम एक्टिव मास बुलाते हैं। सो एक्टिव मास क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच एक्टिवली पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन, उसको बुलाते हैं एक्टिव मास। अब ये जो एक्टिव मास है कि एक रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस का कितना अमाउंट पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको हम अलग अलग टर्म्स में बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम इसको दो वेज में एक्सप्रेस करते हैं, एक तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में और एक हम करते हैं पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में। पहले हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, और मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल अपॉन लीटर, मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर। और हम बेसिकली एक्टिव मास अगर हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में डिनोट करते हैं तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ये याद रखिएगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ? एक्टिव मास इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, तो दैट विल बी मोल ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, मोल क्या होता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, और वॉल्यूम इन लीटर मास और मॉलिक्यूलर वेट दोनों ग्राम में लेंगे। और अगर आपके पास वॉल्यूम के जगह लीटर के जगह ml दे दिया तब हम यूज करेंगे वॉल्यूम इन ml और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी के बराबर होता है, तो हम एक्टिव मास इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000। ठीक है, और ये जो डेंसिटी लेंगे, सिंस हमने मास अपॉन वॉल्यूम किया है ग्राम पर ml में, तो यहां जो डेंसिटी लेंगे वो ग्राम पर लीटर में लेंगे। ठीक है, यहां हम बेसिकली जो डेंसिटी लेंगे वो ग्राम पर ml में लेंगे, लीटर में नहीं लेंगे, क्योंकि 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये एक्टिव मास इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन याद रखिएगा कि कैसे हम यूज करते हैं। अब जब भी आप एक्टिव मास इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं तो याद रखिएगा अगर आपके पास रिएक्शन में सॉलिड आता है या प्योर लिक्विड आता है, आपको लिख के देगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको रिएक्शन में दिया COCA3, तो आपको पता है ये सॉलिड होता है, और साथ में मान लीजिए आपको लिख के दिया वाटर लिक्विड, तो ब्रैकेट में अगर लिक्विड लिख के दिया तो ये प्योर लिक्विड है, तो उसका एक्टिव मास आप 1 लेके चलते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इन सॉलिड और प्योर लिक्विड का जो डेंसिटी होता है वो सेम होता है। तो एक्टिव मास का फॉर्मूला है डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000। तो डेंसिटी अगर कांस्टेंट है तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कांस्टेंट होगा, तो ऑब्वियसली एक्टिव मास क्या होगा? कांस्टेंट होगा, जो कि हम 1 लेके चलते हैं। लेकिन अगर आप गैस की बात करते हैं तो आपको पता है गैस में जो डेंसिटी होता है वो चेंज होता है, क्योंकि आप जिस कंटेनर में गैस को डालते हैं उसी कंटेनर का वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई करता है, और अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो डेंसिटी भी चेंज होगा, और अगर डेंसिटी चेंज होगा तो एक्टिव मास वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे गैसेस के लिए एक्टिव मास विल नॉट बी इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि डेंसिटी वेरिएबल है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ वेसल के बराबर होगा, तो वो भी वेरिएबल होगा, तो एक्टिव मास वेरिएबल होगा। ठीक है, अब एक तो अगर आपको प्योर लिक्विड लिख के दे दे तो उसका एक्टिव मास 1 लेके चलिएगा। लेकिन अगर आपको बोल दे कि आपके पास एक एक्वस सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको बोल दिया कि CaCO3 का एक्वस सॉल्यूशन है, तब इसका एक्टिव मास आप 1 लेके नहीं चलेंगे। तो अगर आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है अदर देन प्योर लिक्विड, तो उसका एक्टिव मास इज नॉट इक्वल टू 1। इसके लिए भी डेंसिटी वेरिएबल होता है, और इसके लिए भी एक्टिव मास जो होगा वो वेरिएबल आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्टिव मास को हम पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में कैसे डिनोट करते हैं। याद रखिएगा अगर आप पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में एक्टिव मास लिखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए लिखेंगे। ठीक है, और ये ATM में लिखेंगे। तो सुनिए क्या होता है। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर में 3 गैस है ABC, सबका मोल आपको गिवन है। ठीक है, अब इस कंटेनर में A जो होगा गैस
वो इस कंटेनर के वॉल पे टकराएगा, सिमिलरली बी इस कंटेनर के वॉल पे टकराएगा और सी इस कंटेनर के वॉल पे टकराएगा। तो जब ये ए गैस इस कंटेनर के वॉल पे टकराएगा तो इस पूरे मिक्सचर में जो ए का इंडिविजुअल प्रेशर होगा उसको बुलाते हैं पार्शियल प्रेशर। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ ए कंटेनर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इन द मिक्सचर। सिमिलरली बी जब वॉल से टकराएगा तब ये जो प्रेशर अप्लाई करेगा इस पूरे मिक्सचर में उसको बुलाते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो यानी ये जो पार्शियल प्रेशर है इसको आप अलग अलग टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ डाल्टन्स लॉ लगा करके पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक मिक्सचर में जो एक इंडिविजुअल पार्ट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। मान लीजिए आप लिख रहे हैं कि ए का प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर, तो आप इस फॉर्मूले से लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। और आपको पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स। तो अगर आप ए के लिए मोल फ्रैक्शन लिखते हैं तो दैट विल बी मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स, मतलब ए बी सी का टोटल मोल इनटू टोटल प्रेशर, जो कि आपको क्वेश्चन में देगा। सिमिलरली आप बी का पार्शियल प्रेशर लिखना चाहते हैं तो दैट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इनटू टोटल प्रेशर। और सिमिलरली आप पार्शियल प्रेशर ऑफ सी भी लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू टोटल प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सी हो जाएगा मोल्स ऑफ सी अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन में पी टोटल ना दे, आपको तीनों इंडिविजुअल बेसिकली गैस का प्रेशर दे दे, तो आपके पास पी टोटल आएगा सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस, यानी पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। और आपको पता है चाहे जितने भी गैस हो ए बी सी, सबका जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। नेक्स्ट जो तरीका है पार्शियल प्रेशर निकालने का वो है बाय आइडल गैस इक्वेशन। आइडल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एनआरटी लगाते हैं तो यहां हम प्रेशर ऑफ गैस लिख सकते हैं एनआरटी अपॉन वी। याद रखिएगा पूरे चैप्टर में हम जो आर का वैल्यू यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू हम लेके चलेंगे दैट विल बी 0.082 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम को आप लीटर में लेके चलते हैं, प्रेशर को आप एटीएम में लेके चलिएगा तो आर ऑब्वियसली लीटर एटीएम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये एक याद रखिएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है फाइंड एक्टिव मास ऑफ इतना मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इन इतना ml वेसल। तो एक्टिव मास निकालना है, तो एक्टिव मास मतलब कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, और मोलैरिटी होता है मोल अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू 1000। और आपको पता है मोल को मोल कॉन्सेप्ट से लिखते हैं गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय Na। तो मोल के जगह पे ये डाल दिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको गिवन है, Na का वैल्यू आपको पता है, वॉल्यूम आपको गिवन है ml में, इंटू 1000 करिएगा, आपके पास एक्टिव मास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है फाइंड एक्टिव मास ऑफ 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन 5 लीटर एक्वस सॉल्यूशन। अब आप ध्यान से सुनिए, कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है सॉलिड होता है, पर ये जो सॉलिड है इसको हमने डिसॉल्व किया है एक्वस सॉल्यूशन में, ये प्योर सॉलिड नहीं है। अगर एक्वस सॉल्यूशन लिख के दे दिया, कैल्शियम कार्बोनेट को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किए हैं, तब इसका एक्टिव मास आप 1 लेके नहीं चलिएगा, तब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्वस सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसीलिए। तो एक्टिव मास मतलब कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोल को लिख सकते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मास मॉलिक्यूलर वेट CaCO3 का होता है 100, आपके पास आंसर आएगा। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला फाइंड एक्टिव मास ऑफ 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 5 लीटर वेसल। अब आपको इस क्वेश्चन में अगेन कैल्शियम कार्बोनेट है, पर इसमें इस बार क्वेश्चन में एक्वस सॉल्यूशन लिख के नहीं दिया, ये प्योर सॉलिड है। प्योर सॉलिड है यानी कि एक मान लीजिए 5 लीटर का वेसल है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का 5 ग्राम भरा हुआ है, तो ये प्योर सॉलिड है। और अगर ये प्योर सॉलिड है तो उसका एक्टिव मास हम 1 लेके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि एक रिएक्शन है PCl5, इट गिव्स PCl3 प्लस Cl2 गैस, और इसमें बोला है कि इक्विलिब्रियम पे जो PCl5 का मोल है 1
और इन दोनों का मोल आपके पास 1.5 मोल 1.5 मोल गिवन है, ठीक है, दोनों का तीनों का मोल गिवन है। तो आपसे पूछा है फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस एट इक्विलिब्रियम इफ टोटल प्रेशर इज 10 atm, यानी आपको हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर बताना है अगर टोटल प्रेशर 10 atm है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपको किसी भी एक गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है मिक्सर में, तो आप फॉर्मूला यूज करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। तो सिमिलरली आप ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करिए। टोटल प्रेशर आपको गिवन है, मान लीजिए PCl5 के लिए आप पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं, तो दैट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इनटू टोटल प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 हो जाएगा मोल्स ऑफ PCl5 अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल्स ऑफ PCl5 1, तो 1/4 इंटू टोटल प्रेशर है 10, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है M1A प्लस M2B गिव्स N1C प्लस N2D। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इस रिएक्शन का जो रेट होगा, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, वो डिपेंड करेगा रिएक्टेंट के एक्टिव मास रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इन बैलेंस इक्वेशन। अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपके पास A प्लस B, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये है, ये देता है C प्लस D, ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो अगर आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, जब ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो उसको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बोलिएगा, और यही अगर बैकवर्ड जाएगा तो इसको रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बोलिएगा। तो मान लीजिए आप लिख रहे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा इट विल बी इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो एक्टिव मास ऑफ A रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, एक्टिव मास ऑफ B रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और सिमिलरली जब आप बैकवर्ड रिएक्शन का रेट लिखिएगा तो एक्टिव मास ऑफ C रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड एक्टिव मास ऑफ D रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइएगा, आपके पास कांस्टेंट आएगा, इसको आप बुलाइएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। सिमिलरली यहां प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और आपको पता है अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर आ जाएगा, यानी ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों को इक्वल करिए, ठीक है। और अब आप क्या करिए, आप KB को नीचे लेके आइए और इस पूरे टर्म को नीचे लेके आइए। तो K इक्विलिब्रियम, अगर हम ओवरऑल K इक्विलिब्रियम लिखे इस रिएक्शन का तो वो आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डिवाइडेड बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। और आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है क्या है, हाँ, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि K इक्विलिब्रियम होता है K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में दे देगा, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में बोला कि फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो इतना है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट इतना है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए। तो आपको याद होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम होता है K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, आप उल्टा मत कर दीजिएगा। अब सिंस K इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो आपको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये पहले भी पढ़ के आते हैं। अब K इक्विलिब्रियम आ रहा है K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड, तो ये K इक्विलिब्रियम को लिखने का अलग अलग तरीका होता है। या तो आप इसको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिख सकते हैं, या आप इसको प्रेशर के टर्म्स में लिख सकते हैं, या आप मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो अगर आप K इक्विलिब्रियम को कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में लिखते हैं तो उसको Kc लिखिएगा, और यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं तो उसको Kp लिखेंगे, और फिर आप C का प्रेशर यूज करिएगा, D का प्रेशर, A और B का प्रेशर रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और अगर आप मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखते हैं K इक्विलिब्रियम तो उसको Kx से डिनोट करेंगे, and that will be equal to mole fraction of C raised to the power their stoichiometric coefficient, सभी का मोल फ्रैक्शन और raised to the power their
स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। और Kc जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये सिर्फ और सिर्फ हम गैसेस और एक्वस सॉल्यूशन के लिए लिखते हैं। Kp ओनली फॉर गैसेस, ठीक है। और अगर आप Kp यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में रिलेशन देखना चाहते हैं तो वो आता है Kp इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng क्या होता है कि एक बैलेंस्ड रिएक्शन में, याद रखिएगा, बैलेंस्ड रिएक्शन में जो टोटल गैसियस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट प्रोडक्ट का है माइनस टोटल गैसियस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, वो डेल्टा Ng के बराबर आता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। तो यहां पे डेल्टा Ng कैसे कैलकुलेट करिएगा? टोटल गैसेस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ये है, तो यानी 2 माइनस टोटल गैसियस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट जो कि है 3 माइनस 1 4, तो 2 माइनस 4 ये आपको डेल्टा Ng देगा। तो Kp और Kc में ये रिलेशन होता है। R आप यूज करिएगा 0.082 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। और कभी कभी बहुत बार क्वेश्चन में आपको 1/r का वैल्यू पुट करना होता है, तो 1/r मतलब 1/0.082, इसको सॉल्व करिएगा तो 12.18 आता है। ये डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। अब आप इस रिलेशन को देखिए, इस रिलेशन में अगर आप डेल्टा Ng 0 रखते हैं तो समथिंग टू द पावर 0 वो 1 आता है, और अगर ये 1 आया तो Kp इक्वल टू Kc हो जाएगा। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है? समथिंग टू द पावर पॉजिटिव है, यानी Kp Kc से बड़ा होगा, तभी तो डेल्टा Ng पॉजिटिव आएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मान लीजिए एक रिएक्शन है, उसमें आप डेल्टा Ng कैलकुलेट किए, वो डेल्टा Ng पॉजिटिव आ रहा था, तो आपसे पूछा कि Kp बड़ा है या Kc बड़ा है, तो ऑब्वियसली Kc बड़ा है, Kp बड़ा है Kc से। और अगर डेल्टा Ng निगेटिव आता है, समथिंग टू द पावर निगेटिव आ रहा है, यानी Kp Kc से छोटा होगा, ठीक है। अब आप क्या करिए, इस टेम्परेचर के जगह पे 1/r रखिए, तो 1/r रखिएगा तो Kp इक्वल टू Kc R इंटू 1/r, ये कैंसर, तो यानी कि 1 टू द पावर डेल्टा Ng आएगा। तो अब आप देखिए, डेल्टा Ng का कुछ भी वैल्यू हो, डेल्टा Ng का कुछ भी वैल्यू हो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ डेल्टा Ng Kp Kc के बराबर आएगा। तो Kp Kc के बराबर कब आता है? एक तो डेल्टा Ng 0 हो, या इस टेम्परेचर के जगह पे आप 1/r रखिए, तब Kp और Kc बराबर आएगा। सो Kp इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng। आप Kc को नीचे लेके आइए तो ये फॉर्म बनेगा, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, तो लॉग Kp अपॉन Kc इक्वल टू लॉग RT अपॉन डेल्टा Ng। लॉग में ये पावर आगे आता है तो लॉग Kp अपॉन Kc इक्वल टू डेल्टा Ng लॉग RT, ठीक है। और अगर आप इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए तो लॉग Kp अपॉन Kc माइनस डेल्टा Ng लॉग RT इक्वल टू 0। तो ये भी एक फॉर्म याद रखिएगा, डायरेक्ट इसको आप क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो हमने पढ़ा कि रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर विथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब हम पढ़ेंगे कि Kp और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, उसमें क्या रिलेशन होता है वो हम देखेंगे। सो अगर आपको Kp और Kc में रिलेशन चाहिए तो आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा, लेकिन अगर आपको Kp और Kx में रिलेशन चाहिए तब आप यूज करिएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर टू द पावर डेल्टा Ng। और अभी अभी हम सीख के आए कि डेल्टा Ng कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब आप देखिए, चाहे आप ये लिखिए चाहे आप ये लिखिए, सब तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, तो सब तो बराबर ही आएगा। तो Kp को आप ये भी लिख सकते हैं और Kp को आप ये भी लिख सकते हैं, तो दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर आएगा, तो दोनों को आप इक्वल कर दीजिए। तो Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng इक्वल टू Kp इक्वल टू Kx, यानी मोल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर टू द पावर डेल्टा Ng। तो यहां से देखिए Kc और Kx में भी रिलेशन आ जाएगा, RT को नीचे लेके आइएगा तो Kc इक्वल टू Kx टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाय R इंटू टी टू द पावर डेल्टा Ng, ठीक है। अब आप देखिए,
टोटल प्रेशर अपॉन आरटी ये किसके बराबर होगा? देखिए पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो पी अपॉन आरटी मोल अपॉन वॉल्यूम के बराबर आएगा। तो पी अपॉन आरटी मोल अपॉन वॉल्यूम के बराबर आएगा, और आपको पता है मोल अपॉन वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन ही तो है, मोलैरिटी। तो यानी कि आप पी टोटल अपॉन आरटी के जगह पे टोटल कॉन्सेंट्रेशन यानी कि टोटल मोलैरिटी भी रख सकते हैं। तो के सी इक्वल टू के एक्स इंटू टोटल कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर डेल्टा एन जी। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए।